गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं, दैट इज न्यूक्लियाई, राइट। एटम वी आर डन विद। एक्सरे का पार्ट भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कर पा रहे होंगे। सो न्यूक्लियाई में क्या पढ़ना है? न्यूक्लियाई में सबसे मजेदार चीज थी रेडियो एक्टिविटी, वो सिलेबस से हटा दी गई है, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइडिया नहीं आएगी, आप जानते हैं अभी तक क्लियर नहीं है। सो इसीलिए अभी के लिए मैं रेडियो एक्टिविटी का जो पार्ट है वो छोड़ के चलूंगा। बाद में जरूरत पड़ी तो हार्डली 2 से 3 दिन लगेंगे, एक आध मैंने पहले छोड़ा हुआ है, तो ये मान के चलो कि एक हफ्ते का काम मैक्सिमम मैंने छोड़ रखा होगा, जो कंपटीशन पार्ट के लिए करने की जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर लेंगे। तो अभी आज चाहे तो हम रेडियो एक्टिविटी लगभग न्यूक्लियाई लगभग निपटा सकते हैं, तो कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए बताइए सबसे पहले तो कि न्यूक्लियाई की कॉम्पोजिशन क्या है, न्यूक्लियाई के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, राइट। तो भाई न्यूट्रॉन न्यूट्रल है और उसका मास लगभग, हाँ जी, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं कलेक्टिवली इनको। न्यूट्रॉन का मास लगभग कितना होता है? 1.6745 होता है उसमें, है ना। और जो आपका ये प्रोटॉन है उसमें 1.672826 टाइप कुछ होता है, इनटू 10⁻⁻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 अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते हैं, 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का मास। दीज आर न्यूक्लियॉन्स। अच्छा ये बताओ यार, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के पास एंगुलर मोमेंटम होता है क्या? इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम कुछ होता है? स्पिन एंगुलर मोमेंटम कुछ होता है इनके पास? हाफ होता है, 1/2, राइट। हाफ इनका स्पिन होता है। और देखिए ध्यान से, जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, इनमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व भी करता है, राइट, और कुछ स्पिनिंग भी कंसीडर करते हैं आप लोग, हाफ का स्पिन उसके पास भी होता है। तो जो डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा वो मेनली किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी हल्का फुल्का, बहुत थोड़ा सा उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से जो रोटेशन या रेवोल्यूशन वाला इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल काउंट होता है, और इलेक्ट्रॉन का कंपैरेटिवली काफी ज्यादा होता है। इसलिए आपने पढ़ा, बोहर मैग्नेट्रॉन पढ़ा था आपने, बोहर मैग्नेट्रॉन में आपने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही तो कंसीडर किया था ना, तो बस ये वाली बात छोटी सी आपको समझ, ठीक है। तो आपके पास एनसीईआरटी है क्या? अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो मैं वहां से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या पार्ट आपको करना है। देखिए, आई वुड लाइक कि एवरी वन ऑफ अस रीड्स इट प्रॉपर्ली। इंट्रोडक्शन पार्ट है, एटॉमिक मास एंड इट्स कॉम्पोजिशन, राइट, ये मैं भी क्लियर करूंगा आपको। और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, चैडविक का नाम सुना होगा आपने, है ना। चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दूंगा, बाकी आप यहाँ से पढ़ लेना। साइज ऑफ न्यूक्लियस हम ऑलरेडी रदरफोर्ड मॉडल के अंदर पढ़ चुके हैं कि साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 टू 10⁻14 के बीच में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। देन आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, सब सुने हुए आपने? ये तो आप बता ही दोगे मुझे। देन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, डेल्टा E इज इक्वल टू mc² या E इज इक्वल टू डेल्टा m इनटू c² डाल देते हैं, है ना। वन एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, वन एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी निकलेगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये समझना है। उसके बाद एक जो मेन टॉपिक बचा वो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उसका ये कर्व। न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है जानते हैं, 4 बेसिक फोर्सेस में से है और स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बस उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। फिर ये आगे थी रेडियो एक्टिविटी, ये भाई सिलेबस से भी हटा, तो बस हो गया खत्म, अल्फा बीटा गामा सब उड़ गए, हो गया सिलेबस खत्म। समझ रहे हो? मतलब वी कुड हैव डन दिस टुडे इटसेल्फ, अगर मेरे नोट्स होते ना आज। बस वो सर की तबीयत ठीक नहीं तो क्या कर सकते हैं, नो वरीज। चलो इंट्रोडक्शन पार्ट में एक बार रीड आउट कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा लिंक बन जाए इसमें। In the previous chapter, we have learned that in every atom, the positive charge and mass are densely concentrated at the center of the atom, forming its nucleus. The overall dimensions of the nucleus are much smaller than that of atom. कोई बता सकता है कितने टाइम्स का डिफरेंस होता है? 10 raised to the power 5 10 के 100 के, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ विवेक बोलो क्या कह रहे हो? 10 raised to the power 5, हाँ 10 power 4 to 10 power 5, राइट। 10,000 से 100,000 तक का जो इनका है रेशियो।
Fine. This means the volume of nucleus is about 10 power minus 12 times the volume of atom. In other words, an atom is almost empty. If an atom, आपने सुना ना वॉल्यूम के बारे में बताया, अगर आप रेडियस में 10 पावर माइनस 4 का डिफरेंस कर दो तो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब चला जाएगा, 10 पावर माइनस 4 का क्यूब चला जाएगा, -12 हो जाएगा. ठीक है. In other words, an atom is almost empty. If an atom is enlarged to the size of a classroom, the nucleus would be of the size of pinhead. ये सही एग्जांपल है ना समझने के लिए कि अगर आपका जो क्लासरूम है, वैसे उन्होंने क्लासरूम का साइज नहीं बताया, वो 50 स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, 200 का भी हो सकता है. तो ये जो नॉर्मल क्लासरूम है, अगर इसे आप एटम कंसीडर करें तो न्यूक्लियस कितना सा, जो आपके पास पेन होता है उसकी टिप से जो ऐसे डॉट बनेगा वो न्यूक्लियस, राइट. ठीक है. Nevertheless, the nucleus contains more than 99.9% of the mass of the atom. यही परसेंटाइल आपका आ जाए ना तो मजा आ जाए नहीं. आप सोचो ये परसेंटाइल का मतलब क्या है ना. इस कमरे में आप दिखने भी नहीं चाहिए, मतलब पूरे इंडिया में आप देख भी नहीं रहे हो, पर फिर भी आप आ जाओ तो दैट विल गेट यू अ परसेंटाइल ऑफ 99.9. ये तो रुक गया, 99.99 चाहिए, राइट. Does the nucleus have a structure just as the atom does? If so, what are the constituents of the nucleus? How are these held together? In this chapter, we shall look for answers to such questions. We shall discuss various properties of nuclei, such as their size, mass, stability, and also associated nuclear phenomena, such as radioactivity, fission, and fusion. ये तो इस बार नहीं कर रहे होंगे, पर मजेदार चीज यही थी, इसे पढ़ने में मजा आता था. Then atomic mass and composition of nucleus. तो ये आप पढ़ लेना, समझ सकते हो कि बहुत मुश्किल सी चीजें नहीं है इसके अंदर. हाँ सावन. सर केमिस्ट्री और बायो में तो पूरा ही करा रहे हैं सर, जैसे जो सीबीएसई से डिलीटेड है ना वो भी कह रहे हैं आएगा कंपटीशन में. इंडिया डायरेक्ट ने कहा था सीबीएसई और कंपटीशन में हमेशा से सिलेबस में थोड़ा फर्क रहा है. हम सिलेबस रिड्यूस नहीं करेंगे बट टाइम थोड़ा दे देंगे. ऐसा है डायरेक्शंस, ऐसा श्योर. मतलब ऑफिशियल नहीं था जो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब ऑफिशियली एनटीए की तरफ से कुछ भी नहीं आया है. तो अभी पता है सावन बता रहा हूँ, बच्चे जो है ये कह रहे हैं कि सर एक बार सिलेबस निपटा दो, स्कूल के एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसके पॉइंट से सिर्फ वही कह रहा हूँ ना, रेडियो एक्टिविटी बचेगी और एक कोई छोटा मोटा टॉपिक पहले छोड़ रखा है जो भी. हाँ, मैग्नेटिज्म में जो पार्ट था, लास्ट वाला पार्ट था, वो थोड़ा था. एक पोलराइजेशन था इंपॉर्टेंट. पोलराइजेशन एक दिन में पोलराइजेशन हो जाएगा, एक दिन 2 दिन में, 2 प्रैक्टिस के साथ 2 दिन में रेडियो एक्टिविटी हो जाएगी, और मैक्सिमम 2 दिन में जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट छोड़ा. तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 1 वीक की फाइट है सारी, तो स्कूल के पॉइंट से हम सिलेबस पहले फिनिश कर सकते हैं. हाँ अनुषा बोलो. So we recently had revision tests from the school, and so there were some questions I think on alpha decay. Now that I look at the textbook, I can identify it. So there were questions. So I'm not really sure that they have deleted it from our school syllabus. I really don't know what's the. नहीं, it's been mentioned by the board. आप जो deleted syllabus देखेंगे, it's clearly been written कि radioactivity has been removed from that. Alpha, beta, and gamma decay are part of radioactivity. So still, it would be better. I would talk to some school teacher, right, and confirm whether we should go for alpha, beta decay or not. Right? All right, sir. Thank you. Yeah. So अभी के लिए सिंपल रखते हैं. आप बुक में लिखना शुरू कर दें, साथ साथ ऊपर चैप्टर का नाम लिख दीजिए, न्यूक्लियाई. न्यूक्लियाई, or simply it consists of nucleons, that is proton and neutron. That is proton and neutron. अब प्रोटॉन के बारे में लिख दीजिए, ऐसे मेंशन करके प्रोटॉन, और नीचे चार्ज प्लस ई, right? Charge is plus E. Mass 1.6 10 power minus 27 kilogram. Right? और लिख दीजिए spin angular momentum of half. ऐसे न्यूट्रॉन के लिए लिख दीजिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, mass
slightly greater than 1.6 into 10 power minus 27 kilogram. So you must know that mass of a neutron is slightly greater than that of proton. बस इतना पता होना चाहिए. ठीक है, साथ में मेंशन करें स्पिन एंगुलर मोमेंटम हाफ, इसके पास भी होता है. अब ये बताइए यार कि न्यूट्रॉन के पास कोई, न्यूट्रॉन के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल्स होते हैं क्या? Does neutron have some charge particles? बोलो कौन से? नाम नहीं याद आ रहा, इतना बढ़िया सा नाम है, क्वार्क्स, QUARKS, right? Neutron and proton are supposed to be formed by quarks. up quark down quark याद करें, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा था. ठीक है, आप चाहे तो स्टार मार्क करके लिख सकते हैं. These are formed of quarks, QUARKS, quarks. ठीक है, डन. अब लिखिए जरा न्यूक्लियर साइज. सबसे पहले न्यूक्लियर साइज की बात करते हैं, फिर न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं. न्यूक्लियर साइज मेंशन करें. साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज, size of a nucleus is approx 10 power minus 15 meter to 10 power minus 14 meter. और याद रखिए जब साइज कहा जाता है तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियस और डायमीटर. 10 power minus 15 meter to 10 power minus 14 meter, right? ठीक है, which is around 10 power minus 4 to 10 power minus 5 times size of atom. Size of atom. ठीक है, चलिए अब एग्जैक्टली ना एक छोटा सा पार्ट डिफाइन किया गया है न्यूक्लियर साइज को लेके. लिखें जरा, लिखिए. It has been found that volume of nucleus is proportional to mass number. It has been found that volume of nucleus is proportional to mass number. अच्छा, यहाँ पे मैंने छोटी छोटी चीजें स्किप कर दी हैं. Z और A वाली आप सबको पता है. Z का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और A का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट? उसे हम मास नंबर कहते हैं. एक्चुअल मास और मास नंबर में डिफरेंस हो सकता है, डेसिमल्स में जाता है एक्चुअल मास, जबकि मास नंबर एक होल नंबर आप डिफाइन, राइट? इंटीग्रल. चलिए ठीक है. सो अभी आप मेंशन कर रहे हैं वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास नंबर. तो लिखिए जरा, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज प्रोपोर्शनल टू मास. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a, r इज प्रोपोर्शनल टू a पावर 1/3, सो r इज इक्वल टू r नॉट a पावर 1/3. ऐसे हम एक्सप्रेशन लिखते हैं. यहाँ पे जो R नॉट है इसका ऑर्डर फर्मी में है. लिख दें R नॉट इज डिफाइंड इन फर्मी. फर्मी मतलब 10 पावर माइनस 15. आप कहीं ना कहीं सोच सकते हैं इसे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं ना, उसके पॉइंट से आप इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं. सो R जो है दैट इज R नॉट a पावर 1/3. सो जितना मास नंबर ज्यादा होता जाएगा उतना रेडियस भी बड़ी होती जाएगी. तो जो मैं बोल रहा हूँ ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली बात, कि लगभग अगर इसे उतना मान लिया जो हमने डिराइव किया फॉर द अल्फा पार्टिकल्स, राइट? अल्फा पार्टिकल जो क्लोज आ पाए न्यूक्लियस के, तो अब अगर मास नंबर बढ़ाते जाओगे तो वो कंपैरेटिवली कम क्लोज आ पाए, क्योंकि वहां पे जो चार्ज ऑन न्यूक्लियस है वो बढ़ता चला जाए. दैट इज द रीजन. ठीक है, सो नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियर डेंसिटी. न्यूक्लियर डेंसिटी. अब ओब्वियस है डेंसिटी आप जानते हैं, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. लिख दीजिए. इट मे बी डिफाइंड एज the total mass of nucleons per unit volume.
total mass of nucleons per unit volume. तो let us derive कि ये कितनी होती है, ठीक है, लिखें जरा. Let us consider nucleus of element having mass number A. Let us consider nucleus of element having mass number A. Mass number A. ठीक है. तो भाई जब डेंसिटी डिफाइन करने जाएंगे तो आपको क्या लिखना होगा? टोटल मास अपॉन वॉल्यूम. तो भाई मास में क्या is the mass number. It is to be multiplied by the mass of one proton or one nucleon. लिख दीजिए. Let small m be the mass of each nucleon. Small m be the mass of each nucleon. So mass number into mass of each nucleon upon volume. Volume is 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. Let us put the values. M into A divided by 4/3 pi. अब small r को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए r naught a power 1/3. तो ये r cube है. तो r naught cube into a. A gets cancelled. ठीक है, a gets cancelled. r naught को लगभग 1.2 फर्मी कंसीडर कर लिया जाए. देखिए let r naught be approx 1.2 फर्मी. लेट मी सी अगर इन्होंने सॉल्व किया है तो न्यूक्लियस साइज या एग्जैक्टली 1.2 फर्मी कंसीडर किया होगा. 1.2 फर्मी और मास आपको पता है 1.6 मैक्सिमम 1.67 into 10 power minus 27. सॉल्व करके बताओ आपकी वैल्यू क्या आती है न्यूक्लियर डेंसिटी की वैल्यू. करिए शाबाश. What is your answer for nuclear density? करें. पावर ज्यादा मैटर करती है, वो लगभग सेम आनी चाहिए. न्यूमेरिकल वैल्यू थोड़ा बहुत इधर उधर होगी तो चलेगा, कोई इशू नहीं. यू विल गेट एन आइडिया कि न्यूक्लियाई की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में, गोल्ड आयरन के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा होगी. देखिए m by 4/3 pi r cube. M is 1.6 10 power minus 27. 4 by 22 by 7. 1.2 10 power minus 15 cube. बताओ सॉल्व करो. 10⁻17. ठीक है, ऑर्डर सही है आपका. 10⁻17 है. न्यूमेरिकल वैल्यू अप्रॉक्स कुछ आइडिया? वेरी गुड. 2.3 होगी. सो इट कम्स आउट टू 2.3 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. जस्ट इमेजिन वाटर की डेंसिटी 10⁻3 होती है, मरकरी की 13.6 into 10⁻3 होती है और न्यूक्लियस की 10⁻17 होती है. तो मतलब कुछ ऐसा इमेजिन कर लो कि अगर एक चम्मच में ये इस डेंसिटी का मैटर रख दो और आप उसे उठाने की कोशिश करो तो आपका हाथ शायद टूट जाएगा. एक चम्मच जितनी भारी होगी उस मैटर, राइट? हाईली डेंस मटेरियल. तो हैव यू हर्ड अबाउट न्यूट्रॉन स्टार्स, सुपरनोवा एक्सप्लोजंस एंड ऑल दैट, डेथ ऑफ स्टार के अंदर? तो वो जो न्यूट्रॉन स्टार वगैरह होते हैं उनके अंदर जो मैटर होता है वो लगभग इस डेंसिटी का होता है. इतनी ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है वहां पर. आपने सुना तो है जो क्या बोलते हैं वो लाइट एस्केप नहीं कर पाती, क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक होल. एग्जैक्टली. तो स्टार्स की डेथ होते होते ब्लैक होल की तरफ भी तो जाता है. तो वो जो मटेरियल है वो इतना हाईली डेंस होता है. ऐसा मानो मतलब वहां से इतनी गर्मी है कि इलेक्ट्रॉन तो निकल चुके हैं, अब सिर्फ न्यूक्लियाई ही बचे, वो भी टाइटली पैक्ड काइंड ऑफ. होप इट इज क्लियर. तो जरा एक बात
आप देखना यार इस डेंसिटी के अंदर फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे मिला वो m/4/3 है। इसमें कोई भी चीज वेरिएबल है क्या? मास ऑफ प्रोटॉन सेम आ जाएगा हमेशा। आर नॉट की वैल्यू, वैसे तो देखो आर नॉट क्या है, डिपेंड्स अपॉन द ड्रॉप पार्टिकल। आपने इलेक्ट्रॉन यूज किया, अल्फा पार्टिकल यूज किया, वो भी किस एनर्जी पे यूज किया, जैसे वहां पे 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज किया, अगर उसकी एनर्जी को बढ़ा दूं 7 कर दूं 10 कर दूं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, पावर में डिफरेंस नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाई इसे भी आप अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट काउंट करके चल सकते हैं। तो यार ये तो सारा कांस्टेंट आ गया, यानी न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर एनी एटम एनी मॉलिक्यूल रिमेन्स कांस्टेंट। तो स्टार मार्क करके लिख दीजिए, न्यूक्लियर डेंसिटी इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, is a universal constant 2.3 10 power 17। तो न्यूक्लियर साइज जो है वो तो ए के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी डिपेंड नहीं करती। तो इसके ऊपर नॉर्मली पता है क्या क्वेश्चन बना के देते हैं, दो मास नंबर्स बताएंगे और कहेंगे भाई इनकी रेडियाई का रेशियो बताओ और इनका डेंसिटी का रेशियो बताओ। तो रेडियाई का रेशियो में तो क्या करना है, a पावर 1/3, जैसे 8 और 27 प्रोवाइड करते हैं, 8 का क्यूब रूट 2, 27 का 3, तो वहां बड़ी आसानी से आप रेडियस का रेशियो बता दोगे 2:3 आ जाएगा। बिल्कुल सही श्रावण, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से जब डेंसिटी का रेशियो पूछेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 1:1, उसमें कुछ नहीं हो सकता, सिंपल है। क्लियर हुआ सबको? चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कशन कर सकते हैं न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। क्या है न्यूक्लियर फोर्स, तो लिख लें जरा अपनी कॉपी में, न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स लिखें, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। It is the strongest fundamental force in nature. Strongest fundamental force in nature. अब वो कैसे कंफर्म होता है, हम देखते हैं कि भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स काफी टाइटली पैक्ड है। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच नो डाउट उनके बीच में एक और अट्रैक्टिव फोर्स है, कौन सी? बोलो बोलो शाबाश। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी बोल दूं तो भी वो अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है और इतने छोटे पार्टिकल पे इंडक्शन भी नहीं हो सकती, मोटी बात। अब बचा कौन? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो सारे लाइक चार्ज है, लाइक चार्ज है तो कैसी फोर्स होगी? रिपल्सिव। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एन अट्रैक्टिव फोर्स, जस्ट थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स। सो आप अगर शुरुआत करें तो उन सभी पार्टिकल्स के बीच में डेफिनेटली ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में उससे मच स्ट्रॉन्गर 10⁻36 टाइम्स मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, इतनी हाई रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एंड ऑलवेज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, राइट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है तो वो तो न्यूक्लियाई को अनस्टेबल बनाती है, but then there exists another attractive force which is binding that nuclei and this force is known as nuclear force। ठीक है, तो पहले ये दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव काफी वीक थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वजह से टूट जाना चाहिए था, बट देन देयर इज अनदर स्ट्रॉन्गर फोर्स दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। तो मेंशन करें, देखिए इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट force in nature. It is the strongest force in nature which binds nucleons inside nucleus, which binds nucleons inside nucleus despite of electromagnetic repulsive force between protons, despite of electromagnetic repulsive force between protons। ठीक है, प्रोटॉन्स के बीच में कैसी फोर्स है? रिपल्सिव, उसके अगेंस्ट ये काम करती है। तो उससे लगभग हम इसे 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर काउंट करते हैं, 100 to 10,000 टाइम्स तक काउंट करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए फाइन। यानी कि मैटर जो एग्जिस्ट कर पा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो घूम पा रहा है वो तो न्यूक्लियस की वजह से। अब न्यूक्लियस को बचा के किसने रखा हुआ है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सो दिस बेसिकली इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। नाउ वी मस्ट नो द प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। क्या ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है या लॉन्ग रेंज है?
क्या ये इनवर्स स्क्वायर को फॉलो करती है या और भी ज्यादा हायर पावर डिनोमिनेटर में आती है, राइट? ये फोर्स कभी रिपल्सिव भी होती है क्या? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है। तो बताएं जरा, क्या ये न्यूक्लियर फोर्स कभी रिपल्सिव भी होती है और इट इज ओनली अट्रैक्टिव इन नेचर? हाँ जी, ओनली अट्रैक्टिव। मान लो न्यूक्लियॉन्स एक जरूरत से ज्यादा क्लोजर सेपरेशन में आ जाए तो क्या होगा? आप पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन जानते हैं? तो जिनके पास एनसीईआरटी है पेज नंबर 445 पे है, पेज नंबर 445, ठीक है? उसमें पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का ग्राफ बना, वही जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनाते हो। वैसे तो मतलब मैं एग्जैक्ट डाटा यहीं से लेना चाह रहा था। देखिए आपको ध्यान होगा, इसे और थोड़ा ऊपर बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स वाला याद है, कुछ ऐसे करके ग्राफ बनता है ध्यान? मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो होते हैं उनके बीच में इस टाइप का ग्राफ बनता है। तो वैसा ही ग्राफ न्यूक्लियस के लिए भी डिफाइंड है। तो ओनली डिफरेंस इज, सुनना ध्यान से, ये जो आर नॉट सेपरेशन डिफाइन की जाती है, याद है आपको आर नॉट सेपरेशन क्या होती है? आर नॉट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सेपरेशन, वहां जो लिखा जाता था। तो जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, जिसके ऊपर आप कंसीडर कर सकते हैं कि भाई ये पार्टिकल्स एक दूसरे से स्टेबलाइज डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, नेट फोर्स 0 हो चुकी है, वो डिस्टेंस एटम्स के केस में, मॉलिक्यूल्स के केस में 10⁻10 -9 की फॉर्म में आता है, और यहाँ पर वो फर्मी की फॉर्म में है ऑब्वियसली, क्योंकि आप न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। बाकी बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे क्लोज आते हैं, पहले पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती चली जाती है, फिर मिनिमम हो जाती है सेपरेशन के ऊपर, और ज्यादा क्लोज आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है और फिर पॉजिटिव भी हो जाती है। सो आई वुड लाइक टू टेक एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज फ्रॉम हियर। एक तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है। जैसे एटम के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, -13.6 -3.48 सो जो हमने किए। वैसे आपको समझना है कि न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, इसलिए वहां से जो रेडिएशन निकलती है उनको गामा रेडिएशन कहा जाता है, गामा रेज, वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेते हैं, ठीक है? सो देखिए जरा, आर नॉट जो होता है वो इनके अकॉर्डिंग लगभग 0.6-0.7 के आसपास, मैं रीड आउट भी करूंगा इस तरह से, 0.6-0.7 फर्मी के आसपास आर नॉट डिफाइन किया गया है। और जो एनर्जी है यहाँ 0 लिखी हुई है, इसके बाद ऊपर की तरफ जाते हैं तो 100, और यहाँ पे लगभग -100 दिस इज इट। तो आप जानते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तब इंक्रीज करनी शुरू कर देती है जब फोर्स कैसी हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। आप जानते हैं F = -du/dr होता है, ये तो याद होगा। तो उससे आप यहां समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, इधर आए तो स्लोप कितना हो गया, 0, राइट? स्लोप 0 होने का मतलब क्या है भाई? इस ग्राफ का पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ के स्लोप के 0 होने का मतलब क्या है, बताएं शाबाश। अरे U वर्सेस R ग्राफ का स्लोप 0 है तो फोर्स कितनी हो गई, 0 हो गई, है ना? इस तरह से मेरी तरफ से इसको समझो। आप xt ग्राफ के स्लोप को क्या बोलते हो, वेलोसिटी। xt ग्राफ का स्लोप जहां पे 0 हो गया वेलोसिटी 0 हो गई। vt ग्राफ के स्लोप को क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। जहां vt ग्राफ का स्लोप 0 हो गया वहां एक्सेलरेशन 0 हो गया। क्यों इमरान साहब? देखिए ध्यान से, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस r, F = -du/dr, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स इक्वल टू 0 जहां पे इसका स्लोप 0 हो गया, तो भाई फोर्स 0 होगी ना यहाँ पे, ये 0.0 फोर्स को डिफाइन कर रहा है। इसके बाद देखो स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव हो तो एक नेगेटिव साइन लगा के फोर्स कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। नेगेटिव फोर्स का मतलब कैसी फोर्स होता है, अट्रैक्टिव। और इसके इधर आओगे तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब क्या है, देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी फोर्स कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी कैसी होगी, रिपल्सिव। तो ये अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। जो बच्चे ये सोच रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स, दैट्स ओके, एग्जाम में आया और उठा गए, यस। बट ये तो एनसीईआरटी में दे रखा भाई, बता रखा है कि एक पर्टिकुलर सेपरेशन से ज्यादा पास लाओगे तो रिपल्सिव बिहेवियर आएगा ही आएगा। आई गल समझ? ठीक है भाई। तो हाँ, इससे कम अगर करेंगे, मतलब वैसे तो देखो मैं मतलब फिर एक चीज बताऊंगा, ये सब चीजें मैन मेड है,
हमने ही ये सब चीजें कोशिश करी है, मतलब मैन मेड का मतलब है कि हमने ही एक्सपेरिमेंटल वे में या थ्योरेटिकल वे में जो प्रेडिक्शंस करनी थी उसके बेसिस पे ये सब पता लगा है। हो सकता है और बेटर टेक्निक्स, जैसे आप मेडिकल प्रोफेशन का देख लो, आप एक के बाद एक नई टेक्निक्स आती रहती है। आई को ही देख लो, आई कितनी सेंसिटिव है, उसके ऑपरेशंस को देख लो, राइट, समझ रहे हैं? तो इसी तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब जितनी अभी तक का ज्ञान है उसके बेस पे आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि भाई आप ये 0.6 0.4 हो जाएगा, इतने फर्मी से कम डिस्टेंस पे जाएंगे तो रिपल्शन आना शुरू। लेकिन उससे पता है क्या हो रहा है, सारा मैटर उतना कंप्रेस नहीं हो रहा, कहीं हो गया कहीं नहीं हुआ, तो कहीं थोड़ी बहुत रिपल्शन आ भी गई बट कहीं पे नहीं आई, तो ये सब ठीक है, फाइन। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप एनसीईआरटी से पेज नंबर 445 पे ये जरूर बनाए, कुछ भी खास चीज नहीं यार, 100 मेगा लिखे तो -100 और ग्राफ इस तरह से करके -100 के अराउंड बनाना है आपको, और जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन दिखानी है वो कितने पे दिखानी है, 0.6। ध्यान रखना जहां पे 0 क्रॉस करता है वो नहीं है इक्विलिब्रियम सेपरेशन, वो तो शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है। जहां पे पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ का स्लोप 0 होगा वो है इक्विलिब्रियम सेपरेशन, वहां पे फोर्स 0। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ रीडिंग आती है तो आप सेंस बना सकते हैं। तो मेरा मानना है कि मतलब एग्जाम्पल को थोड़े इनोवेटिव क्वेश्चंस बनाने हो तो ऐसा ग्राफ बना के यहाँ पे लेके कुछ करके आपसे पूछ सकते हैं कि भाई कहाँ पे क्या है फोर्स, कहाँ पॉजिटिव, कहाँ पे रिपल्सिव है, कहाँ पे अट्रैक्टिव, वो रीजन बिल्कुल पूछा जा सकता है। जैसे आप सोचो वी ग्राफ के जो स्लोप से रेसिस मिलता है, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी था कि नेगेटिव स्लोप आ रहा है, रेसिस नेगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हैं इस बात को? तो वैसे वैसे क्वेश्चन है ना, तो ये पूछा जा सकता है कहाँ पे फोर्स पॉजिटिव, कहाँ पे नेगेटिव, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। गॉट इट? चलो ठीक है, ये था व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स और कैन इट बी रिपल्सिव एज वेल, यस इट कैन बी रिपल्सिव बियॉन्ड अ पर्टिकुलर कंप्रेशन, जो यहाँ पे क्लियर हो। अब क्या आपको लगता है कि न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ज्यादा लगती हो, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ज्यादा लगती हो, या फिर जैसे मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में ज्यादा लगती हो, या ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं? मतलब चार्ज डिपेंडेंट होती है कि नहीं होती? नहीं, इसके ऊपर चार्ज की कोई डिपेंडेंस नहीं है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में सेम लगती है। कोई तो चीज होनी चाहिए यार जो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करे, दैट इज कॉल्ड स्पिन। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन का स्पिन पैरेलल है, राइट, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का स्पिन पैरेलल है, तो उनके बीच की फोर्स कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर होती है बजाय के उन न्यूक्लियॉन्स के जिनका स्पिन एंटी पैरेलल। तो स्पिन्स जब पैरेलल होते हैं तो फोर्स ज्यादा होती है, स्पिन एंटी पैरेलल होते हैं तो फोर्स कंपैरेटिवली कम होती है। इनविजिबल आई बात समझ में? अब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है देखो फर्मी में जाती है, न्यूक्लियस कितना छोटा सा है, सो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज मतलब ये 1/r² पे डिपेंड नहीं करती, 1/r⁴ 7r⁴ के आसपास इसकी डिपेंडेंस, तो इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत थोड़े डिस्टेंस तक काम करती है। उससे भी इंपॉर्टेंट एक और चीज है समझने वाली, इट इज अ सैचुरेटेड फोर्स। ये सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? मतलब आप बैठे हैं, आपके चारों तरफ 5-6 फ्रेंड्स बन गए, बैठ गए घेरा बना के, उसके बाहर कौन बैठा है कौन नहीं बैठा हुआ है मुझे उस बात से मतलब ही नहीं है, क्यों? मैं हो गया सैचुरेट, मैं बस 5-6 दोस्त बना सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बना सकता। यानी कि जो रेंज है ना न्यूक्लियर फोर्स लगाने की, वो इतनी ही है कि एक न्यूक्लियन के अराउंड जो पहली लेयर ऑफ अदर न्यूक्लियन बनती है उसी में फोर्स लगता है। तो इसीलिए मैं आपको अगर याद दिलवाऊं, अगर आप में से किसी ने ध्यान से एचसी वर्मा 11th की करी हो तो उसके बैक में क्वेश्चन है कि भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में मतलब क्या है, ध्यान से सुनना, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन में लिखा गया है न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बताओ क्या प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स बी ऑलवेज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स? हाँ जी, क्या लगता है शिवांग आपको? होनी चाहिए? डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, यही मैं यहां समझा रहा हूं आपको। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वहां पे बेसिकली से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल रहे हैं, 1/r² पे डिपेंडेंस है, 1/r² पे डिपेंडेंस है। तो जो पास में है ना तब तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स की डिपेंडेंस 1/r⁴ पे है मान लो। तो अब जैसे ही सेपरेशन थोड़ी सी बढ़ती चली जाएगी तो न्यूक्लियर फोर्स तो फटाफट से धड़ाम कम हो गई, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो उतनी जल्दी कम नहीं। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर जो दूर वाले प्रोटॉन्स हैं वो उसके लिए डेंजर है, क्यों? वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकती है बजाय के न्यूक्लियर फोर्स। आया समझे? तो ये आपको पता होना चाहिए, दो न्यूक्लियस के बीच की
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनके बीच की न्यूक्लियर फोर्स से ज्यादा हो सकती है अगर सेपरेशन थोड़ा सा ज्यादा कंसीडर किया जाए तो, ठीक है। और डेफिनेटली उसके अंदर इनस्टेबिलिटी भी लेके आती है, दैट इज द रीजन बिहाइंड। चलिए ठीक है, ये सब बातें क्लियर हुई। स्पिन वाली बात समझ आ गई हम लोगों को। अब ये और एक चीज पूछना चाह रहा था, हाँ सैचुरेटेड भी हो गया, शॉर्ट रेंज भी हो गया और स्पिन डिपेंडेंट, बस ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ठीक है। तो इसमें जो मुझे पढ़ के बतानी है आपको, दो चार चीजें मैं क्लियर करना चाहूंगा। इसमें एक टर्म लिखी गई है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रोक्सीमेटली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं लाइन पढ़ देता हूँ। We have seen that, actually ये लोग पहले कर चुके हैं वो। We have seen that average mass nuclei, the binding energy per nucleon is approximately 8 mega electron volt। तो हम अभी करेंगे जो मिडिल ऑर्डर न्यूक्लियाई होते हैं ना, जैसे 17 से लेके 140 के आसपास, राइट, उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लगभग कांस्टेंट ही होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर तो आप जानते हो, जैसे आपने इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी तो आपको पता नहीं आती है, जो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी उसका नेगेटिव कर दो, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव डिफाइन होती है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर भी एक न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनमें से किसी न्यूक्लियन को बाहर निकालना चाहते हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी चीज को फ्री करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़े, दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो अब पूरे न्यूक्लियस की बात करें तो भाई छोटे न्यूक्लियस में एनर्जी कम देनी पड़ेगी, बड़े न्यूक्लियस में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। पर फिर भी चाहे न्यूक्लियस छोटा हो चाहे बड़ा हो, ऑन एन एवरेज एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए लगभग बराबर एनर्जी देनी पड़ती है। समझ रहे हो? मतलब संगठन छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसमें से एक बंदा तोड़ना है तो इक्वल रिश्वत देनी है। अरे समझ, इसको समझने की कोशिश करना भाई। संगठन जितना बड़ा होता जाए तो पकड़ बढ़ती जानी चाहिए, बंदे का टूटना उतना मुश्किल होना चाहिए। यहाँ पे कहानी क्या है, एक न्यूक्लियन तो सिर्फ अपने आसपास के 5 बंदों 6 बंदों से बात कर सकता है, उसको क्या मतलब कि मोदी कौन है, राइट। तो ये समझिए ध्यान से कि एक न्यूक्लियन जो आपने कंसिडर किया उसका दायरा बहुत ही सीमित है, वो आसपास के कुछ ही न्यूक्लियन से इंटरेक्ट कर सकता है। तो बाहर दुनिया भर गई है, उनकी तरफ हो गई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड पर न्यूक्लियन ऑन एन एवरेज रिमेन्स सेम। ये शो करता है सैचुरेशन, ठीक है। प्रोटॉन के चार्ज से भी इफेक्ट नहीं होता, किसके? प्रोटॉन के चार्ज से, कि न्यूक्लियन को निकालना इजी होता है, प्रोटॉन को निकालना मुश्किल होता है। प्रोटॉन को निकालना होगा तो बल्कि कंपैरेटिवली आसान होना चाहिए। उसका जो चार्ज है ना वो रिपल्शन है, अट्रैक्शन है, रिपल्शन है। प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सिव फोर्स को कंसीडर करें तो प्रोटॉन को निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान होना चाहिए बजाय कि न्यूट्रॉन। बट वो प्रोसेस बहुत अलग होती है। कई बार ऐसा होता है न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में टूटता है और साथ में इलेक्ट्रॉन बनता है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड बीटा। तो बहुत अलग अलग प्रोसेसेस है, इसीलिए हम एवरेज की बात करते हैं, एक एक दो की बात नहीं करते, ठीक है। Therefore, to bind a nucleus together, there must be a strong attractive force of a totally different kind. ये एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स को पूरा डिफाइन कर रहे हैं। तो मैं ही चाहूंगा कि आप लोग ना यहाँ से ये सब पढ़ लें। इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है मैं पढ़ देता हूँ। A rough plot of potential energy between two nucleons as a function of distance has been plotted. तो ये कह रहा है कि potential energy is minimum at a distance r0, which is approximately 0.8 Fermi for them. This means that the force of attraction for distances larger than 0.8 Fermi and repulsive if they are separated by distance less than 0.8 Fermi. तो ये क्वेश्चन, ये लाइन एज इट इज एग्जाम में उठ के आ सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर आएगा वो भी फिल इन द ब्लैंक्स कंटेन करता है। एनसीईआरटी की लाइन उठ के आएगी हो क्यों, तो इसीलिए एक एक लाइन पे कमांड होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। The nuclear force between neutron, proton and proton neutron is approximately same. The nuclear force does not depend upon the electric charge. Unlike Coulomb's law or Newton's law of gravitation, there is no simple mathematical form of nuclear force. But हम इतना imagine कर सकते हैं कि बहुत higher power inversely use होगी distance। तो इसमें ये सब बातें नहीं लिखी हुई, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये short range भी है और ये saturated भी है। डन। अब इसका लिंक पूछा जा सकता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के सेम रहने का कारण क्या है? कारण है इस फोर्स का
सैचुरेटेड होने। ठीक है, आप स्टार मार्क करके एक लाइन लिख दीजिए बस। अच्छा, मैं प्रॉपर्टीज लिखवाता हूँ आपको, ब्रीफ में लिखवाता हूँ, बाकी आपको नोट्स मिल जाए। लिखिए नंबर 1, न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, दैट इज फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, NN लिख देना, फोर्स बिटवीन NN, PP, NP is almost the same, almost the same. Next point लिखिए, this force is spin dependent. This force is spin dependent, that is greater in case of parallel spin of nucleons. Greater in case of parallel spin of nucleons. Next लिखिए, short range force. Short range force. Next लिखिए, saturated force. Saturated force, that is each nucleon is able to interact. Each nucleon is able to interact with very small number of other nucleons very small number of other nucleons. ठीक है, अब यहां स्टार मार्क करके लिख दीजिए, this supports that average binding energy per nucleon, remains almost the same. ठीक है, ये बात कर सकते हो। कैन वी से न्यूक्लियर फोर्सेस आर कंजर्वेटिव? हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर, कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर नॉर्मली ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस डाल सकते हैं और इलास्टिक फोर्सेस डाल सकते हैं, ये रहती है। तो अगर समझो तो टू सर्टेन एक्सटेंट ये भी होनी चाहिए। कारण क्या है, ग्राफ तो वैसा ही है जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का होता है, बट हैज नॉट बीन रिटन एनीवेयर। मतलब मैं सही अपनी बात कहूं तो हैज नॉट बीन रिटन परफेक्टली, बट अगर आएगा तो आपको इसे कंसीडर नहीं करना। बट मेरा मानना ये है क्योंकि इसकी वेरिएशन भी सेम टाइप की है, तो अंदर न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन होनी चाहिए, श्योर होनी चाहिए। ठीक है, आई विल वर्क ऑन दैट। देखता हूँ मतलब एग्जैक्टली मुझे कहीं कुछ कंक्रीट मिल जाता तो मैं आपको श्योरली बताऊंगा, बट अभी के लिए आप ये मान के चले कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, अब और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आर दी सेंट्रल इन नेचर? जो चीजें इसको थोड़ा हटाएंगी उससे, वो जितने भी फोर्सेस वो लगभग सेंट्रल होगी सारी, वो 1/r² डिपेंडेंट है वगैरह वगैरह। क्या ये सेंट्रल है? अब अच्छा, हाँ, आपके क्वेश्चन का एक आंसर दूंगा, उससे भी साफ साफ एनसीईआरटी ने लिखा कि इसके लिए कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला एग्जैक्टली नहीं पता, मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं पता, वहीं से आप सॉल्व कर पाएंगे, इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर पाएंगे कि वो पाथ इंडिपेंडेंट है, तब कहा जाएगा कि वो कंजर्वेटिव। अभी तो सिर्फ बोला जा सकता है थ्योरी, दैट इज व्हाट फाइन। ठीक है बच्चों, हाँ, हम बात कर रहे थे, इज इट सेंट्रल इन नेचर? नो, लिख दीजिए, इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स। इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, मतलब ये सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग एक्ट नहीं करती, नॉन सेंट्रल फोर्स फॉर श्योर। बल्कि पता है इसमें कैसे इंटरेक्शन होता है, जैसे मान लो आप भीड़ में चल रहे हैं, भीड़ में चलते चलते किससे कंधा टकरा गया, बस वही फोर्स, जहां पे टच हुआ वहां पे मिजॉन्स का एक्सचेंज हो जाता है, तो मिजॉन्स के एक्सचेंज की वजह से फोर्स एग्जिस्ट करती है। तो लिखे स्टार मार्क करके, हाँ, मिजॉन्स और बहुत अलग तरह की चीजें, वो डिस्कशन में मैं अभी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहूंगा। ये
सिर्फ मिजोन्स नहीं है, मिजोन्स, बोसोन्स, एक्स वाई जेड, बहुत सारा, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है इनका, तो छोड़ देते हैं उसे। लिखिए जरा, आप एक तरह से मान सकते हो क्वार्क्स, ये मान सकते, ठीक है। लिख दीजिए the force exists because of exchange of mesons. Force exists because of exchange of mesons. ठीक है, तो सेंट्रल का तो फंडा ही नहीं रहा ना, जहां पे टच आया वहां mesons एक्सचेंज हो गए। तो नॉर्मली ना हमारे सर कैसे एग्जांपल देते थे कि मान लो भाई तो कुत्ते लड़ाई कर रहे हैं और बीच में खड्डी है, कभी उसने खींच ली कभी उसने खींच ली, तो वो आपस में जुड़े हुए। तो ऐसे समझ सकते हो कि मिजोन है, कभी उधर ट्रांसफर हो गया कभी इधर ट्रांसफर। तो अभी मैं मिजोन के स्ट्रक्चर में बिल्कुल नहीं जा रहा, हाँ आप चाहो तो नेट पे डाल सकते हो क्वार्क्स मिजोन, तो जो बहुत सारा कुछ खोल के दिखाते हो। तो मेरा मानना सिर्फ ये कि हमें अभी हम एक अलग से सेशन रख सकते हैं, दैट इज ओके, आई डू दैट, वो हम रख सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट से ये बिल्कुल जीरो मैटर, ठीक है। चलिए, तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सारी चीजें आपको क्लियर होगी। नॉन सेंट्रल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, हाँ बिल्कुल सही सवाल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर के अंदर ये कौन सा, कहाँ बोसोन्स यूज हो रहे हैं, कहाँ पे मिजोन्स यूज हो रहे हैं, वो सब मैटर करता है। तो मैं एक छोटा सा लेक्चर उसके ऊपर बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी समझे, नॉन सेंट्रल, चार्ज इंडिपेंडेंट, सैचुरेटेड, शॉर्ट रेंज, राइट, स्पिन डिपेंडेंट। तो 5 तो कोरे सिंपल पॉइंट मिल गए आपको। उसके अलावा इज इट अट्रैक्टिव, वो पॉइंट भी लिख देते हैं, लिखिए इट इज रिपल्सिव बियॉन्ड अ सेपरेशन ऑफ अप्रॉक्स 0.8 Fermi, रिपल्सिव, हाँ, बियॉन्ड अ सेपरेशन ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 0.8 Fermi, सही है। रिपल्सिव के अट्रैक्टिव एक बच्चे ने देखा, मेरे सर क्या लिखा, अट्रैक्टिव है बियॉन्ड 0.8 Fermi, ठीक है भाई। 0.8 Fermi से दूर है तो अट्रैक्टिव है ना, उसके पास आने से रिपल्सिव होती है। तो जहां रिपल्सिव लिखा वहां अट्रैक्टिव कर दीजिए, अट्रैक्टिव बियॉन्ड ए सेपरेशन ऑफ अप्रॉक्स 0.8 Fermi, whereas repulsive for smaller separations, repulsive for smaller separations, which results in increase in potential energy, increase in potential energy। हर्षित सर आ गए क्या? संजीव जी, ये न्यूक्लियाई के नोट्स निकाल, ठीक है बच्चों, ये हो गया फोर्स के बारे में। आपने क्या क्या समझ लिया, न्यूक्लियर कॉम्पोजिशन क्या है, और न्यूक्लियर साइज के बारे में, न्यूक्लियर डेंसिटी के बारे में, न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन के बारे में समझ लिया, ठीक है। लेट अस नाउ टॉक अबाउट जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस बोला जाता है, ये क्या है, राइट। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा चैडविक एक्सपेरिमेंट। सो लिखिए जरा, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, और फिर 1 AM में दिखाऊंगा मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो इसमें आप लिख सकते हैं फॉर रिलेटिविस्टिक कंसीडरेशंस, मतलब जहां पे ऑब्जेक्ट्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं उससे कंपैरेबल स्पीड से, फॉर रिलेटिविस्टिक कंसीडरेशंस mass and energy may convert into each other, but as a whole, WHOLE, as a whole they remain constant, as a whole remain constant। फिर लिख लीजिए, if there is a decrease of delta m mass, if there is a decrease of delta m mass, then energy released
E is equal to delta m c square. Then energy released E is equal to delta m into c square. ठीक है, चलिए ये था बेसिक की भाई मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या है। +1 में भी पढ़ा था आप लोगों ने वर्क एनर्जी के अंदर थोड़ा बहुत। अब मैं पहले 1 एटॉमिक मास यूनिट लेता हूं, फिर निकालते हैं कि अगर 1 एटॉमिक मास यूनिट का लॉस हो जाए तो कितनी एनर्जी निकलेगी। डिफाइन करें 1 AMU, 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो बताओ जरा क्या होती है 1 एटॉमिक मास यूनिट? बोलो बोलो, शाबाश, पढ़ा हुआ आपने। It is 1/12 of mass of 1 C12 atom, है कि नहीं? 1/12 of mass of 1 C12 atom। अब ये बताओ कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 ग्राम। तो क्या एक एटम 12 ग्राम का है? तो 12 ग्राम में कितने एटम है? एवोगैड्रो नंबर। बिल्कुल सिंपल रखिए, तो ये क्लैरिटी रखनी होती है आपको। जो एटॉमिक मास मेंशन होता है उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, तो वहां से एक एटम का मास निकाला जा सकता है, तो वो निकलेगा एक एटम का मास, उसका भी 1/12 कर दो। तो अब आपको कहानी बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली यार ये 1 एटॉमिक मास यूनिट में एक न्यूक्लियन का मास निकालना चाहता है, समझना ध्यान से। अब आप सोचिए, अच्छा मुझे अगर एक न्यूक्लियन का मास निकाला तो मैं क्या करूं? एक एटम के मास को उसके मास नंबर से डिवाइड कर दूं। आ रही है समझ बात? तो अप्रोक्सीमेटली वो किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मास को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 1 C12 एटम का मास निकाला गया, उसे 12 से डिवाइड किया। ठीक है, लिखिए जरा। तो मोस्ट अप्रोक्सीमेट प्रॉपर वैल्यू कार्बन से आ रही थी, तो उसे कंसीडर इजीली अवेलेबल होता। लिखिए, इट मे बी डिफाइंड एज 1/12 the mass of 1/12 the mass of 1 C12 atom। कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं ना, C14 भी होता है। कार्बन डेटिंग वगैरह सुना है आपने, है ना? डेटिंग तो सुना है, कार्बन डेटिंग पता नहीं। तो 1/12 of C12 atom, 1 C12 atom। तो बस ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। लिखिए जरा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मतलब C12 की बात कर रहे हैं, 12 ग्राम। तो लिख दीजिए मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। 1 एटम का मास कितना हो जाएगा? 12/6.02 into 10⁻23, क्योंकि 12 ग्राम में कितने एटम्स हैं? एवोगैड्रो नंबर। सो मास ऑफ 1 एटम इज 12/6.02 into 10⁻23। तो ठीक है, एक एटम का मास मिल गया। अब 1 AMU, it is 1/12 of 12 upon एवोगैड्रो। ठीक है, और इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1.67 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। याद कर रखा है तुमने ये? तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन के तो मास है। तो ये समझा रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिक ऐड हो जाता है ना, तो चीज याद करना फिर आसान लगता है। यार एटॉमिक मास यूनिट में बेसिकली न्यूक्लियन का मास निकाला जा रहा है। हाँ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों आते हैं। तो बता रहा हूं, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट बोला ना, ऑन एन एवरेज। आप ये देखोगे कि प्रोटॉन के मास में 1.672 समथिंग आता है और न्यूट्रॉन के मास में 4 समथिंग आता है। एक न्यूक्लियन या तो एक प्रोटॉन है या एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, आज रात को ज्यादा देर तक पढ़ा मुझे लगता है ना। तो 1.67 10⁻27 किलोग्राम, कोई बात नहीं। 1 एटॉमिक मास यूनिट आप ऐसे लॉजिकली याद करके रखिए कि लगभग एक न्यूक्लियन का मास है। एक न्यूक्लियन का मास निकालने के लिए क्या किया? पहले आपने एक एटम का मास निकाल लिया, उसे ही न्यूक्लियस का मास मान लिया और उसको उठा के मास नंबर से डिवाइड कर दिया। बस 1/12 of 1 C12 atom। गॉट इट? अब निकालिए जरा, लिखिए, लेट अस नाउ कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। Let us now calculate the energy released due to loss of 1 AMU। अगर मास में 1 AMU का लॉस हो जाए तो कितनी एनर्जी निकलेगी?
तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए u पे E is equal to delta m into c square, डेल्टा m into c square, जहां पे c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सो दैट इज इक्वल टू, अब डेल्टा m कितना है, ये 1.67 10 पावर माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय c स्क्वायर 3 into 10 पावर 8 का होल स्क्वायर। तो काफी लंबी कैलकुलेशन है। इसका आंसर क्या आता है, अप्रोक्सीमेटली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कई जगह तो 931.5 यूज करते हैं। लेट अस सी कि हमारी एनसीईआरटी क्या यूज करती है, अगर इन्होंने निकाल रखा हो तो। मुझे लग नहीं रहा जिन्होंने कहीं एग्जैक्टली सॉल्व कर रखा है, बट स्टिल आप 931 यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम 931.5 यूज करो। बट जब आप बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो वहां पे ना शुरू में कांस्टेंट्स की वैल्यूज गिवन होती है, तो उसमें बता रखा होता है कि 1 AMU को किसके इक्विवेलेंट कंसीडर करना है। तो यहाँ क्या बोलते हैं, 1 AMU is equivalent to what energy? It is equivalent to 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बिल्कुल कंसीडर करो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बट जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो तो अप्रॉक्स 931 लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हो आप लोगों को? सो दिस वाज कि अगर एक एटॉमिक मास यूनिट होता क्या, उससे कितनी एनर्जी निकलती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो बेसिकली हैं कि भाई न्यूक्लियस फॉर्म हुआ, कुछ मास का डिफेक्ट आ गया, इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास का डिफेक्ट आ गया, उससे आपको एनर्जी रिलीज निकालनी है। तो अगर हर बार आप इस तरह से मास निकाल के सॉल्व करोगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। तो वहां पे क्या करते हैं, हम मास को एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। मास को एटॉमिक मास यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें, कोई बताए मुझे? अगर मान लो कहीं पे मास डिफेक्ट ग्राम में गिवन हो तो मैं उसे एटॉमिक मास यूनिट में कैसे कन्वर्ट करूं? बोलो, कितने से डिवाइड करूं? अच्छा एक बात बताओ, जूल में कितने अर्ग होते हैं पता है तुम्हें? 10⁻7। तो अगर आपको अर्ग को जूल में कन्वर्ट करना पड़े तो आप 10⁻7 से डिवाइड करोगे ना। आपको पता है 1 AMU में कितने किलोग्राम है? 1 AMU में कितने किलोग्राम है? 1.67 10⁻27। तो अगर किलोग्राम दे रखे हो और उसको AMU में कन्वर्ट करना तो कितने से डिवाइड करोगे? 1.67 10⁻27। गॉट दैट? इतनी सी कहानी। तो अगर मास ग्राम में दे रखा हो तो पहले तो उसको उठा के किलोग्राम में लिख लो और किलोग्राम में लिख के उसको डिवाइड कर दो 1 AMU से। बिल्कुल सही सामान, वेरी गुड। 1 AMU से डिवाइड कर दो, जो कि कितना होता है 1.67 10⁻27। आई बात समझे? तो क्वेश्चंस को करने का आसान तरीका हमें ढूंढना होता है। हमने ऑलरेडी याद कर लिया कि 1 AMU से कितनी एनर्जी निकलेगी, तो c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं बची। लेकिन मास को किसमें कंसीडर करना पड़ेगा? AMU। आई बात समझो? तो ये करना, ठीक है? एक छोटा सा डिस्कशन और कर सकते हैं। आपने ये कुछ पढ़ा है कि अलग अलग जो आइसोटोप्स होते हैं उनके मास परसेंटेज के बेस पे एवरेज मास निकाला जाता है। हाँ, तो क्या करते हैं, उसमें जो परसेंटेज गिवन होती है उसको मास नंबर से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, मास से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और फिर डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। दैट गिव्स यू द टोटल मास। तो एनसीईआरटी में जहां ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके सेकंड पेज पे ये सब गिवन है। तो मैं रीड आउट करूं आपको? पहले तो एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन कर रखा है इन्होंने, फिर नीचे करके बता रखा है द रिलेटिव abundance of different isotopes differs from element to element. Chlorine, for example, has two isotopes having masses 34.98 atomic mass unit and 36.98 atomic mass unit, which are nearly integral multiples of mass of hydrogen atom. Relative abundance of these isotopes are this percentage दे रखी है 75.4% and 24.6%। तो आपको दो मास नंबर्स की गिवन होंगे और उनकी परसेंटेज एबंडेंस गिवन होगी, और फिर पूछेंगे द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज। क्या बोलते हैं इसे? वेटेड एवरेज। ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ देयर मासेस। तो क्या करेंगे, जितनी परसेंटेज दे रखी है दैट इनटू मास प्लस अगले की जो परसेंटेज है मल्टीप्लाइड उसका मास डिवाइड बाय 100, दैट गिव्स यू द आंसर। ठीक है? वेटेड एवरेज ऑफ टू मासेस। तो ये फ्रेज में चाहूंगा आप याद रखें, वेटेड एवरेज ऑफ मासेस।
तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करते हो, तो कर लोगे। मतलब आप ये मानो कि ये काम बहुत थोड़ा नहीं है, काफी काम किया आपने, ये सारा पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, फिर ये भी पूरा पढ़ना है, न्यूट्रॉन वाला और बताता हूँ, न्यूक्लियस वाला पूरा पढ़ना है आपने, फिर ये मास एनर्जी तक का कंप्लीट करेंगे। एक क्लास में कल बाइंडिंग एनर्जी वाला कंप्लीट करवाता हूँ, दैट्स इट, न्यूक्लियर फोर्स भी हो गया। तो अब बात करते हैं भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में क्या कुछ किया गया, चैडविक ने क्या किया। जैसे हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, उसी टाइप से उसने भाई ने क्या किया, पोलोनियम लिया, पोलोनियम से निकलता है अल्फा पार्टिकल, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं, इससे निकलता है अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल के इसके आगे क्या रखा गया, बेरिलियम। पहले पोलोनियम लिया, फिर बेरिलियम लिया, इन्होंने जाके यहां से कुछ डिस्प्लेस किए, वो थे न्यूट्रॉन। अब ये आगे पैराफिन वैक्स पे डाले गए, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स में से न्यूट्रॉन ने निकाल दिए प्रोटॉन। कोलिजन का फंडा समझा गया सारे के साथ। देखो पोलोनियम से अल्फा पार्टिकल, फिर बेरिलियम से इन्होंने डिस्प्लेस किए न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स ने आगे पैराफिन वैक्स से निकाले प्रोटॉन रिच मटेरियल होता है, तो यहां से निकल गए प्रोटॉन। अब आगे देखा गया तो प्रोटॉन जो है वो मतलब यहां से जो निकले वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनके बीच में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है, ध्यान देना, इस स्पेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो इधर के रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। आई गल समझ, वो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये जो पार्टिकल यहाँ निकल रहे थे ये जरा भी डेविएट नहीं है, इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स थे ये चार्जलेस थे, न्यूट्रल। और फिर इन्होंने न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल पा रहा है, तो इसका मतलब मास लगभग बराबर। यहां से ये कहानी समझा। तो आप अब एनसीईआरटी से कंप्लीट रीड कर लेना, ये आपका आज का होमवर्क है, बाकी आपके टेस्ट चल ही रहे हैं, उसकी तैयारी अपना ठीक से करते रहो। मैंने हर बार आपको बोला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं हो, आप ठीक परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बता दो अभी वो सॉल्यूशंस डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, मैंने आप 2-3 बार बोलते मैं आज थोड़ा करता, ठीक है। लेकिन आप लोग भी अपनी ड्यूटी कर लो, जिसने रिचार्ज नहीं कर रखा वो अपना रिचार्ज जरूर कर लो, नहीं तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।